सो हेलो गाइस, बटरफ्लाई लव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ गया, क्लाइमैक्स के मोड़ पे आ गया और ड्रामे में ऐसा ट्विस्ट है कि आप भी कहोगे वाओ यार क्या स्टोरी है। तो चलो भाई किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड। सो प्रिंसेस जूहू अभी भी मार्कस से बात नहीं कर रही होती है। मार्कस को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मुझसे गुस्सा है तो किस बात से गुस्सा है। सो वो प्रिंसेस जूहू मार्कस को लिटरली पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और उसके सामने से ही चली जाती है। रात होती ही वो देखता है प्रिंसेस जूहू की तबीयत अभी भी उतनी ही ख़राब है, तो वो सोचने लगता है कि आखिर इसके भाई तबीयत में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं प्रिंसेस जूहू को लेकर जाऊंगा भाई और एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। उस समय के जो वैद्य होते हैं उन्हें दिखाऊंगा चाहे जो हो जाए। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ जाता है प्रिंसेस जूहू के पास और सीधे उससे उठाकर बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं जिससे तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। लेकिन प्रिंसेस जूहू मना करती है, बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो ये सब चेक वो कर ही रहा होता है, तभी उसका जो प्रिंसेस जूहू की कलाई होती है उसके हाथों में आ जाती है और वो दर्द से चिल्ला उठती है। तो वो समझ नहीं पाता कि ये अचानक इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि इसके तो हाथ कटे हुए होते थे, लेकिन ये कलाई क्या है। तब वो कलाई को सरका के देखता है तो उसके कलाई पर भी मतलब चोट लगी हुई है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से भी खून दे कर आई है। तो वो तो सोच रहा था कि मैंने तो इससे खून देने से मना किया है, मैं तो इससे खून ले नहीं रहा हूँ, तो ये खून दे कैसे रही है। लेकिन उसके बाद तभी उसका साथी वहाँ पे आ जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये मेरे मना करने के बाद भी ये मेरी बहन को खून देकर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है ये मेरा साथी है, यही उसे लेकर जा रहा था। उसे गुस्से से लात मारता है और उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये सब क्या हो रहा है, मैंने मना किया था ना। तो वो माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि महाराज मैं क्या करूँ, लेकिन उतना बोलना ही था। लेकिन वो प्रिंसेस जूहू बीच में आके बोलने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे ज़बरदस्ती बोला, ये सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, प्लीज़ उसे कुछ भी मत कहो। सो मार्कस भी इन सब चीज़ों का वजह खुद ही को मान रहा होता है, क्योंकि उसी ने उसकी वो आदत दिलाई थी उसे खून देने की, और अभी उसको भी लगा हो चुका है। तो वो उससे गले लगा लेता है, माफ़ी मांगता है, बोलता है मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो लोग मार्कस के बहन के पास फिर से जाते हैं। तो यहाँ पर वो फिर से जिद करती है कि बस एक दो बार और खून लगेगा और हो सकता है आपकी बहन उठ जाए। तो वो आप खुद से ही अपने हाथ काटने को तैयार होती है, लेकिन मार्कस एकदम यहाँ निश्चय कर लिया होता है, आप चाहे मेरी बहन के साथ जो भी हो जाए, वो उठे ना उठे, लेकिन मैं तुम्हारा खून ले नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हो सकता है भाई कि वो प्रिंसेस जूहू को भी खो दे। तो लेकिन यहाँ प्रिंसेस जूहू जिद करती है कि इतने सारे अटैम्प्ट हमने कर लिए, इतने सारे खून हमने दिए हैं, एक दो बार की बात तो और है। लेकिन यहाँ पर मार्कस सीधे मना कर देता है, बोलता है कि अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस बात का डर था प्रिंसेस जूहू के भाई, उसकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और उसके बाद वो खांसते खांसते उसके मुंह से लिटरली खून आ जाता है और बोलते बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद मार्कस को उसका हकीम आके बताता है कि एक ख़ास तरीके का जो ब्लड है वो उसके शरीर में कम हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि दवाइयाँ देने से भी उसका वो ब्लड क्योर हो पाएगा। तो वो समझ नहीं पाता है कि अब मैं क्या करूँ। ये मतलब एक ब्लड जो होता है, जैसे हम में सफ़ेद रक्त होता है, उन लोगों में कमी हो जाती है, जो अपने शरीर में बनना अगर कम हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी के बारे में वो बात कर रहा था और मार्कस यहाँ पे चिंता में हो जाता है। सो मार्कस सोचते सोचते प्रिंसेस जूहू के रूम में आता है और उस समय वो उठ गई होती है। तो बोलता है कि आप उठ गई हैं। तो वो बोलती है कि मैं बहुत अच्छा सपना देख रही थी कि जब हम पहली बार मिले थे और उसी समय जब मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो वो बोलता है कि अरे ऐसा कैसे, मतलब मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो बताती है कि ये अभी की बात नहीं है, आपको लग रहा होगा कि मुझे आपसे अभी प्यार हुआ है, लेकिन मुझे आपसे प्यार बहुत पहले हो चुका था, जब मैंने पहली बार आपको देखा था। आपको याद होगा कि जब मैं फेस्टिवल, नए साल के फेस्टिवल हो रहा था और मैं सब लोग खुशी खुशी थे, तो मैं भी महल से भागकर लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। तो सब सिपाही इंक्लूडिंग आप भी मुझे ढूंढ रहे होते हैं, तब मैं आपसे छुप गई थी, तभी आपने मुझे पकड़ा था और मुझे अपना हाथ दिया था, बोला था चलो महल चलते हैं, घर राजा साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसी वक्त से मुझे आपसे लगा हो गया है। तो अपनी स्टोरी बताती है कि वो बहुत समय से ही मार्कस से प्यार करती है। तो मार्कस भी बोलता है कि इतनी खूबसूरत सी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, और अब बहुत ज़्यादा मतलब मैंने लेट कर दिया इन सब चीज़ों को रियलाइज़ करने में। तो ये सब बातें सुनकर मार्कस पहली बार प्रिंसेस जूहू को किस करता है, और प्रिंसेस जूहू सच में उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, लेकिन फिर भी मार्कस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि यार वो इतने ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा प्यार तो करता ही नहीं है। तो ये सब बातें सुनकर कि वो इतने दिनों से उसे चाहती है, वो सीधे उसे किस ही कर लेता है। और इस तरफ चैंग के पास भी लेटर आता है कि भाई मैंने मतलब प्रिंसेस जूहू का खून देने से उसे मना कर दिया, जिसके वजह से इस ठंडियों में भी हमारी बहन उठ नहीं पाई है। मतलब हमारा सारा मेहनत जो है वो बेकार हो गया है, और ऐसा लगता है कि हमारी बहन अब उठ नहीं पाएगी। तो चैंग ये सब देखकर मतलब इमोशनल हो जाता है, लेकिन चैंग इस बात से ज़्यादा खुश होता है कि प्रिंसेस जूहू और मार्कस अब एक हो गए हैं। अब वो उसका खून नहीं लेगा, इसका मतलब वो उसकी परवाह करता है। तो यहाँ पर ये रूही भी बोलती है कि एक दिन हम चारों मिलकर एक साथ खुशियाँ मनाएंगे, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी।
सो रात हो जाती है, रुई चैन की नींद सो रही होती है और उसकी जो इसकी जो मैं क्या बोलते हैं मैडम जो होती है और अपना चैंग है वो बाहर में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो रुई की हाथ देखती है बिस्तर पर, चैंग नहीं है। तो आखिर वो गया कहाँ? तो चैंग और उसकी जो मास्टर है वो बात कर रहे होते हैं उसी स्पेयर गोट का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर बताती है उसकी मास्टर कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रुई के अंदर जो मॉन्स्टर वाला खून है वो जहर है वो उस बच्चे में ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे वो बच्चा मर जाएगा और हमारी रुई जो है वो नॉर्मल इंसान बन जाएगी। तो इसका मतलब इसे यही था कि अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो लिटरली इसलिए वो मर जाएगी, और अगर वो अपना जहर जो है वो बच्चे में ट्रांसप्लांट कर देती है तो बच्चा मर जाएगा और रुई बच जाएगी। और चैंग यही प्रोसेस उसके साथ करने वाला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रुई को कुछ भी खतरा हो। लेकिन ये बात सब रुई वो दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है। सो चैंग को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि रुई दरवाजे के पीछे से ये सारी चीज़ें सुन रही होती है। तो वो बोलती है स्पेयर गॉड, तो वो सारे बातें वो जान जाती है। उसके बाद तो उसे एकदम सदमा सा लग जाता है कि चैंग ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो गया था लेकिन वो इतने दिन से यही प्लानिंग कर रहा था कि वो मेरे बच्चे को मारकर मुझे बचा लेगा और मुझे नॉर्मल इंसान बन लेगा। तो वो बोलती है कि किसी भी कीमत में मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी और मैं अपने बच्चे को मार के नॉर्मल इंसान तो कतई नहीं बन सकती हूँ। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मुझे दोबारा छूने की कोशिश मत करना वरना मैं अपनी जान ही दे दूँगी। तो वहाँ पर रखा हुआ अस्त्र जो होता है उठा के वो सीधे पहले तो चैंग की तरफ करती है, लेकिन दोबारा वो उसके पास बैठने आने लगता है तो वो सीधे अपने गले पे कर लेती है, बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो ना तो बेबी बचेगा ना ही मैं ही बचूंगी। तो रुई बोलती है मैंने तुम पे बहुत विश्वास कर लिया है पर मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगी, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आऊँगी, मुझे इसमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके वो गेट बंद कर देती है। सो लिटरली अब तो भाई अब क्या कर सकता है, लेकिन ये चैंग गलत कर रहा था, मुझे तो यही लगता है। लेकिन वो भी कहाँ गलत है या नहीं आप कमेंट में बताओ, क्योंकि वो तो अपनी रुई को बचाना चाह रही थी लेकिन रुई जो है वो अपने बच्चे को बचाना चाह रही थी। तो रुई और चैंग में दूरियाँ आ जाती हैं। रुई अब चैंग से बिल्कुल भी बात नहीं करती है, ना उससे मिलती है, और वो अगर सामने भी होता है तो उसके सामने से चली जाती है। अगर वो खाना खा रहा होता है उसके लिए खाने में वो साथ बैठने की कोशिश करता है तो भी वो खाना नहीं खाती है। तो मजबूरन चैंग को भी उससे दूर रहना पड़ता है ताकि कम से कम वो भरपूर खाना खा पाए और वो ठीक हो पाए। लेकिन अपने चैंग को भी रियलाइज़ हो चुका था कि अब ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं हम, मुझे रुई को भी मतलब अब रुई को भी समझा नहीं सकते हम, और लेकिन उसके लिए कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो अपने बच्चे को लेके बहुत सीरियस है। अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो खुद को ही जान से मार देगी। तो अब देखो आप चैंग के पास क्या ऑप्शन बचा है, क्या कर सकता है। मुझे तो एक बहुत ही भयंकर वाला चीज़ लग रहा है कि चैंग ऐसा ही कुछ ना करे। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सो रात में जब चैंग आता है रुई के कमरे में बहुत ही आराम से, जब वो सो रही होती है तो उससे आके उसके गालों को सहलाता है और लिटरली माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैं बहुत गलत था, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये इस बेबी पर मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है, तुमने इसे बहुत कष्ट सह के मतलब अपने पेट में रखा है भाई, तो मुझे माफ़ कर देना। वो सो रही होती है और इससे बातें कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं इससे बहुत अच्छी मतलब उपाय लेकर आऊँगा जिससे ना तुम्हें कुछ होगा ना मेरी बेबी को कुछ होगा। और ऐसा वो बोल रहा होता है और बोल के वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि रुई अभी भी अच्छी सोई नहीं होती है, वो ये सारी बातें सुन रही होती है। सो वो बाहर निकल के देखती है कि चैंग दरवाजे पे ही सो रहा होता है, तो उसे आके कंबल उड़ाती है और उसके गाल पे एक मच्छर बैठ जाता है तो उसे भगाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी जानती है कि भाई चैंग की गलती नहीं है। चैंग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो मुझसे जुदाई बर्दाश्त कर नहीं सकता है, मुझे मरता हुआ कैसे देख सकता है, वो सब चीज़ें इसीलिए करने की कोशिश कर रहा था। तो वो मच्छर भगाने के चक्कर में वो उठ जाता है, लेकिन अभी भी वो नाराज़ होती है, उसकी नाराज़गी खत्म हो जाती है, लेकिन वो उठ कर तब भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ फाइनली ये लोग की नाराज़गी जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रुई समझ रही है भाई, रुई को चैंग समझ रहा है और चैंग को रुई भी समझ रही है। और यहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं कि हमारे बेबी का नाम क्या होगा। सो अपनी यही बोलती है कि मैं इसका नाम सीसी रखूँगी, सीसी। तो यहाँ पर चैंग भी मान जाता है, बोलता है तुम्हारी जो मर्ज़ी तुम रखना, मैं तुम्हारा जो ऑर्डर भाई, तुम्हारा जो हुक्म मेरे सलाखों पर। लेकिन चैंग और रुई के ऊपर एक और मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि उसके पिता जो जनरल थे अपने साम्राज्य के, उन्हें पता चलता है, क्योंकि बहुत दिनों से चैंग अपने शहर में वापस नहीं आया था, तो उस कमांडर्स को भेजता है और सारी जानकारी लेने के लिए भेजता है। तो आके बताता है कि वो जो है एक बटरफ्लाई जो मॉन्स्टर हमारे ऊपर सबने हमला किया था तो उससे वो इन्फेक्टेड हो गई थी, वो ऐसा बताता है। आपको याद होगा ड्रामा के स्टार्टिंग में ही पहले एपिसोड में ये हमें देखा गया था। सो उसके पिता बोलते हैं कि क्या वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर से उससे कार मतलब उसके वजह से क्या वो भी बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन चुकी है, तो क्या वो इतनी ज़्यादा सीरियस है। तो फिर वो उस दिन को याद करता है जिस दिन वो चैंग जो है अपनी रुई को लेके जा रहा होता है टांगे में, तो वो उस दिन को याद कर रहा होता है। सो अब भाई लिटरली अब तो भाई अब छोड़ेगा नहीं वो उसके पिता, चाहे जो हो जाए, क्योंकि उसके पिता ने अपनी बहन को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन चुकी थी। सो अब क्या होगा,
सो इधर रुई और चैंग घूम कर आ ही रहे होते हैं उसे वॉक करके, तभी चैंग को कुछ आभास हो जाता है कि जैसे कुछ गड़बड़ है। तो रुई पूछती है क्या बात है, तो बोलता है कुछ भी नहीं, लेकिन उसे पता होता है कि उसके आसपास कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इतना ही होता कि चारों ओर से उसके जो सैनिक होते हैं, मतलब उसके फादर और उसके जो बाकी सैनिक होते हैं, चारों ओर उसे घेर लेते हैं। और सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बटरफ्लाई स्लेव है, बटरफ्लाई मॉन्स्टर है, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो सिंपल सा बोलते हैं, उसके पिता बोलते हैं चैंग को कि यहाँ से हट जाओ और इसे मेरे हवाले कर दो। तो लेकिन चैंग इतने आसानी से कैसे मान जाएगा। तो वो सीधे तलवार अपने पिता के ही गर्दन पर टांग देता है और बोलता है कि मेरे होते हुए उसे लेके जा नहीं सकते हो, ठीक है। वो उस बटरफ्लाई मॉन्स्टर की तरह नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें मेरा खून है, मतलब मेरी इसके घर में एक बच्चा पल रहा है, तो मैं इसे कतई लेके जाने दे नहीं सकता है। लेकिन तब भी वो उसके पिता जो होते हैं उससे जाने नहीं देते, बोलते हैं कि मतलब अगर तुम मुझे रोकोगे तो तुम भी उतनी ही ज़्यादा दोषी होगे इस सब चीज़ों के लिए। लेकिन चैंग मानता नहीं है। तभी उसको पेन होने लगता है रुई को, जैसे कि बेबी जन्म लेने वाला हो। तो जैसे उसे लेके जाने लगता है, उसके पिता फिर से रोकते हैं। तो चैंग बोलता है क्या है, आपको समझ नहीं आता है, वो पेट से वो बच्चे को जन्म देने वाली है। तो उसके पिता भी मतलब थोड़े से वो हो जाते हैं यार, क्योंकि कितना भी हो जाए वो उसके बेटा और उसकी बहू थे, तो उसका बच्चा तो उसका भी कुछ लगता है ना। तो उसके पिता थोड़ा सा पिघल जाते हैं, बोलते हैं लेके जाओ इसे। तो यहाँ पर वो लोग वेट कर रहे होते हैं और हमारी जो रुई है वो लिटरली एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की आवाज़ जो है बाहर तक आती है और सब लोग बस वही इंतज़ार कर रहे होते हैं। सोचेंगे पिता से उसका सिपाही बोलता है कि महाराज अब क्या करोगे आप मतलब। तो वो बोलता है कि अभी यहीं पर रहो, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, और जब तक मैं नहीं बोलता कुछ भी मेरे हुक्म के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, सब को बोलो यहीं पर चुपचाप से रहे। सो थोड़ी देर के बाद अपनी रुई एक बेटी को जन्म देती है और उस बेटी को जो उसकी जो रहती है वो सीधे लेकर आके उसके पिता के ही, मतलब चैंग के पिता को ही उसके गोद में सौंप देती है, जिसे देखकर उसके सारे गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसे भी क्लियर हो जाता है कि ये कोई बटरफ्लाई मॉन्स्टर नहीं है, मेरी बहू भाई, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म दी है तो वो सिंपल सी एक लड़की है, क्योंकि एक लड़की किसी मतलब बटरफ्लाई मॉन्स्टर किसी बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती है। सो ये सब होते हैं कि बाद चैंग के पिता वहाँ से जाने लगते हैं और वो मतलब सिंपल सी बात है उन लोगों को छोड़ देते हैं और बोलते हैं भाई अपना जीवन जियो। तो यहाँ पर चैंग भी बड़े प्यार से उन्हें हमेशा जनरल कहता था, लेकिन इस बार उसे पिता कह के बुलाता है, क्योंकि अभी भी उसे एहसास हुआ है कि पिता बनना क्या होता है। तो वो बोलता है पिताजी आपको मेरी बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके पिता भी पीछे मुड़कर देखते हैं और ऐसा लगता है कि उनके बीच की सारी गिला शिकवा जो था वो अब खत्म हो चुका है। उसके बाद उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। तो ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब देखना है कि क्या रुई जिंदा बची है, क्योंकि उसके बच्चा जो है वो एकदम सेफ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बस 2 ही एपिसोड बचे हैं, ड्रामा लास्ट क्लाइमैक्स में बचा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो एंड बाय बाय।